गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। फिर से आपका एक नई क्लास में स्वागत है। तो कल हमने इससे पहले पार्ट में देखा था कोशिका के बारे में, मतलब बायोलॉजी की इस क्लास में कोशिका के बारे में जाने थे। तो कोशिका की खोज, उसमें केंद्रक की खोज, उसके बाद में देखे थे कोशिका के जो अंग है उनके बारे में जाना था विस्तृत। दैन उसके बाद में कोशिका के प्रकार, जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका, जो कि यूकेरियोटिक कोशिका जो उसमें देखा था पादप और जंतु दोनों में। देन उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक देखा था वो ऊतक के बारे में देखा था। तो ऊतक जो कोशिका को समूह होता है, मतलब दो समान कोशिकाएं मिलकर क्या होती है, ऊतक का निर्माण करती है। देन उसके बाद में उसमें कुछ थोड़ा बहुत कंकाल के बारे में भी जाना था। उसके बाद में पेशीय तंत्र के बारे में भी उसमें देखा था। और देन उसके बाद में पाचन तंत्र के बारे में भी शॉर्ट में उसमें देखा था। पाचन तंत्र की इससे पहले भी एक वीडियो अब डल चुकी है, उसको जाकर देखें। देन उसके बाद में आप देखते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो श्वसन तंत्र क्या क्या होता है, तो अंगों का वह समूह होता है, वैसा समूह होता है जो श्वसन क्रिया कराने में या करने में सहायक होता है। उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन तंत्र एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन है वो क्या किया जाता है, इसको अंदर ग्रहण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर क्या कर देती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में प्लस में क्या होती है, ऊष्मा के रूप में उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो इसमें ये समझते हैं, नीचे लिख रहा है जैसे, ये गलत हो गया है, C6H12O6 होगा, ये गलत प्रिंट हो गया है। और इसके बाद में क्या लेते हैं, क्षणों क्या लेते हैं, ऑक्सीजन के लेते हैं। तो इससे क्या होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलेंगे और 6 जल के निकलेंगे, प्लस में क्या होगा, 686 किलो कैलोरी क्या निकलेगी, ऊष्मा, जो कि ऊर्जा के रूप में बाहर निकलेगी। श्वसन की क्रिया होती है वो क्या होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। मतलब इसमें जो होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप क्या होती है, जो ऊष्मा बाहर निकलती है। यही कारण है कि जब मृत व्यक्ति का शरीर होता है वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, जिसके कारण वह ऊष्मा बाहर निकाल नहीं निकाल पाता। इसके बाद में देखते हैं कुछ प्रमुख श्वसन अंग। तो इसमें श्वसन तंत्र का जो विभाग होता है, श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। तो इसमें देखते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो विसरण विधि के द्वारा श्वसन लेते हैं। देन उसके बाद में जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स, उनमें क्लोम और गलफड़े पाए जाते हैं, उनकी सहायता से वो सांस लेते हैं। देन उसके बाद में जैसे देखते हैं कीट, ये कि ये श्वास नली की सहायता से सांस लेते हैं, जो कि टेडपोल होता है, जो बच्चा मेंढक होता है उसका लार्वा, वो गिल्स, मतलब ये भी गलफड़े की सहायता से सांस लेते हैं। और जो निष्क्रिय मेंढक होते हैं, जो जमीन के अंदर धसे रहते हैं, वो त्वचा की सहायता से सांस लेते हैं। और जो बिच्छू होते हैं वो बुकलंगस, जिसके माध्यम से ये सांस ले पाते हैं। और जो मानव होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, वो फेफड़ों की सहायता से ही सांस ले पाते हैं। इसके बाद में देखते हैं फर्स्ट इसमें आता है श्वास की प्रक्रिया में, फर्स्ट आता है नासा छिद्र। नाक का ये अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर ली जाती है। इसमें जो बाल पाए जाते हैं वो धूल कण को रोक लेते हैं, मतलब ये वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके बाद में सेकंड पार्ट आता है, इसमें नासिका कपाट। ये नाक का पिछला भाग होता है, इसमें जो चिपचिपा म्यूकस पाया जाता है। नासिका कपाट के पास ऑल्फैक्टरी लॉब पाया जाता है, जो हमें सुगंध का एहसास कराती है, जो हमें गंध और जो सुगंध, मतलब जो परफ्यूम वर्फ्यूम, उसके बाद में जो फूलों की गंध वंध कराने के लिए क्या होता है, जो नासिका कपाट हमें महसूस कराता है। इसके बाद में इसमें आता है ग्रसनी, जिसे पायरो। ये नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे, इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। इसमें कुछ देखते हैं, जो ग्रसनी होती है, पायरस जो निगल द्वारा, जो गैलेट के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रास श्वसन तंत्र, वो स्वर तंत्र होता है, जिसे हम लैरिक्स
के नाम से जानते हैं के द्वारा श्वास नली ट्राइकिया से जुड़ा होता है। इसके बाद में देखते हैं स्वर तंत्र, जिसे लैरिक्स के नाम से जानते हैं। ये ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। ये आवाज़ निकालने में सहायक होता है। इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। और पक्षियों में जो वॉइस बॉक्स का काम करता है वो सैरिक्स करता है। तो मनुष्य में तो लैरिक्स करता है और जो पक्षियों में होता है वो सैरिक्स करता है, वॉइस बॉक्स का काम। लैरिक्स पर एक कपाल पाया जाता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन श्वास नली में जाकर ग्रसनी में जाता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, इसमें फेफड़े जिसे हम लंग्स बोलते हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। यह मानव का जो मुख्य श्वसन अंग है, इसकी संख्या 2 होती है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है और जो फेफड़ा उस पर क्या पाया जाता है, जो प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ये ढका होता है। और फेफड़े को फुफ्फुस या पाल्मिनरी भी कहते हैं। फेफड़ा जो रक्त में ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है, जिससे रक्त की जो शुद्धिकरण करके उसके बाद में फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है। नेक्स्ट उसके बाद में देखते हैं श्वास नली। श्वास नली, इसके द्वारा वायु फेफड़ों से अंदर तक जाती है और जो ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत कहते हैं, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोलेज कहते हैं। वायु कोष्ठक देखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसका, जो इसमें ब्रोंकाई, उसके सिरे पर जो गोल संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वियोली कहते हैं। एल्वियोली गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब एल्वियोली जाम हो जाता है तो उस बीमारी को हम निमोनिया कहते हैं। देन इसके बाद में देखते हैं कोशिकी श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये मानव कोशिका के अंदर होता है और ये एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका श्वसन अंग के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और कोशिका श्वसन जो 2 प्रकार का होता है, जो कि एक होता है कोशिका द्रव्य में और सेकंड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, परिसंचरण तंत्र, जिसे सेल्यूलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जीव जंतुओं में विभिन्न पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक पदार्थ आदि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की या जिस तरीके की वो आवश्यकता होती है, उसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र का मुख्य रूप से रक्त तथा लसिका द्वारा होता है। जो परिसंचरण तंत्र होता है वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो थर्ड होता है, इन दोनों का क्या होता है, मिक्स होता है, मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो फर्स्ट होता है ओपन, जो क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और जो सेकंड होता है वो बंद रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, और जो थर्ड होता है वो दोनों तरह का होता है। तो फर्स्ट के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना किसी प्रेशर, मतलब इसमें कोई दाब नहीं लगती है, और इसके मतलब बिना किसी दाब के क्या करता है, आगे बढ़ता है। तो इसके जो उदाहरण में आएगा वो कहता है तिलचिट्टा, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ का होता है, और जो घोंगा ये मोलस्का संघ का होता है।
उसके बाद में देखते हैं सेकंड क्लोज बाउंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम बंद रक्त परिसंचरण तंत्र भी बोलते हैं। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर मतलब दबाव के से आगे बढ़ता है, जैसे मानव जो कि स्तनधारी, और जो कैंचो होता है वो एनिलिडा संघ का होता है। इसमें एक नली के माध्यम से रक्त आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद में जो थर्ड होता है वो मिक्स्ड होता है। इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे नहीं बढ़ता है, एक निश्चित दाब से आगे, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में जाने लगता है। कभी कभी क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी ये गति करने लग जाता है, जैसे इसमें मछली, मेंढक। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है वो होती है रक्तवाहिनी, जिसे हम ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होता है, रक्त को ले आने तथा ले जाने वाले नसों के रक्तवाहिनी और तथा ये धमनी तथा जो सिरा होती है इसमें वो किस प्रकार काम करती है, तो ये समझते हैं। तो धमनी देखते हैं, ये शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है, और जबकि जो सिरा होती है जो शरीर के कम गहराई पर पाया जाता है। और जो धमनी होती है इसमें जो रक्त का दाब एवं जो स्पीड गति दोनों अधिक होती है, जिसके कारण ये मोटा होता है। देन इसके बाद में सिरा में देखते हैं, तो इसमें रक्त का दाब और स्पीड दोनों ही कम होती है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती है। तो धमनी तो क्या होती है, आकार में मोटी होती है, और जो सिरा होती है वो पतली होती है। और जो धमनी में होती है उसमें रक्त और दाब दोनों ही अधिक होते हैं, जबकि सिरा में कम पाए जाते हैं। और जो धमनी होती है वो शरीर के अधिक गहराई पर पाए जाते हैं, जबकि जो सिरा होती है वो कम गहराई पर पाए जाते हैं। इसके बाद में धमनी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर होता है, मतलब लाल कलर होता है। और जबकि जो धमनी होती है उसका हल्का नीला रंग होता है। देन जो धमनी होती है उसमें क्या होता है, इसमें कपाट नहीं पाए जाते, जबकि सिरा में कपाट पाए जाते हैं। और धमनी होती है ये रक्त को हृदय से लेकर शरीर के अंगों तक पहुंचाती है, और जबकि ये सिरा होती है ये शरीर के रक्त को लेकर हृदय तक आती है। मतलब ये जो धमनी होती है इसमें तो ब्लड जाता है, और जो सिरा होती है उसमें से वापस आता है। और जो धमनी होती है ये रक्त को शुद्ध करती है, सॉरी, इसमें जो रक्त बहता है वो शुद्ध बहता है। और जबकि जो सिरा होता है इसमें से अशुद्ध रक्त बहता है। इसमें जो धमनी में अपवाद के रूप में जो है वो फुफ्फुस धमनी है, इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार इसमें भी एक अपवाद है, इसमें होती है धमनी सिरा, इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो इस प्रकार समझते हैं कि हृदय से जो ब्लड होता है ये महाधमनी में एरोलियम जाता है, उसके बाद में धमनी में जाता है, फिर छोटी धमनी से होकर कोशिका में पहुंचता है, और कोशिका से वापस छोटी सिरा से होकर सिरा, और फिर महासिरा से वापस हृदय तक पहुंच जाता है। तो मतलब ये धमनी से होकर महाधमनी से होकर धमनी, फिर उसके बाद में छोटी धमनी, उसके बाद में कोशिका में पहुंचता है, और कोशिका से फिर वापस छोटी सिरा, फिर सिरा, और उसके बाद में महासिरा से होते हुए हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंच जाता है। इसके बाद में जो उभयचर होते हैं एम्फीबियन, उसमें किस प्रकार से होता है, तो एम्फीबियन में ऑब्वियस सी बात है, मेंढक और जो सरीसृप वर्ग होते हैं जैसे सांप और छिपकली ये आते हैं। तो इसमें 3 चैम्बर हृदय पाया जाता है, मतलब 3 कोष्ठक ही हृदय पाया जाता है, और मनुष्य में होता है वो 4 कोष्ठक ही हृदय होता है। एक 4 हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर जाता है, अतः पूरा 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ता है। और जबकि जो हमारी नाड़ियों की धड़कन की 1 मिनट में होती है वो क्या होती है, 115 से लेकर 125
तक होती है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का जो कार्य है, पेसमेकर जिसे बोलते हैं हम, तथा ये हृदय में दाहिनी आलिंद पर होता है, जिसे हम डायगोक्सिल। हृदय के जो उद्दीपन होते हैं, मतलब जो धड़कन को परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में देखते हैं इसमें रक्तचाप या रक्तदाब, जिसे हम ब्लड प्रेशर। जो शरीर में जो रक्त का प्रवाह के कारण जो नसों की दीवारों पर पड़ने वाला जो दाब होता है, उसे हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर, जिसे हम बीपी के नाम से जानते हैं। तो शरीर की जो रक्त के प्रवाह होता है, मतलब बहाव होते हैं, उसके कारण क्या होती है, जो नसों की जो दीवारें होती है उन पर क्या होता है, इसका पड़ने वाला जो दाब होता है उसे ही हम रक्तचाप के नाम से जानते हैं। इसमें आता है प्रकुंचन, जिसे हम सिस्टोलिक। जब नीले रहता है कि सिकुड़ने के कारण क्या होता है, रक्त हृदय से बाहर आता है, और जब वो फैलता है तो उसके बाद में रक्त क्या होता है, अंदर जाता है। तो उस दाब को क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। उसके बाद में देखते हैं अनुशीतलन, जिसे डायोसिस्टोल। स्टोलिक, जब नीले फैलता है तो इसमें क्या होता है, रक्त हृदय में आता है। तो मतलब सिकुड़ने पर तो क्या होता है, निकलता है, और जबकि जो फैलता है तो उसमें से रक्त हृदय में आता है, और उसी दाब को हम डायस्टोलिक कहते हैं। तो हम बीपी में देखते हैं, बीपी में होता है सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। तो इसमें क्या होता है, बीपी में 120/80 mmHg नॉर्मल होता है, जिसे हम नॉर्मल बीपी के नाम से जानते हैं। तो वो कितना होता है, 120/80 होता है। जब बीपी बढ़ जाता है तो उसे हाइपरटेंशन। इस स्थिति में क्या होता है, बीपी 140 से अपॉन 90 mmHg, जिसे हम हाई बीपी के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता है एटिनॉल का प्रयोग हम बीपी को घटाने के लिए करते हैं, और जब बीपी घट जाती है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। तो बढ़ रही है तो उसे हाइपरटेंशन, और जो घट रही है तो उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, बीपी 90/60 mmHg, जो कि लो बीपी होती है। इस बीपी को मापने वाला जो यंत्र होता है वो स्पेग्नोमीटर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इसमें थायरोक्सिन तथा एड्रेनलिन हृदय की धड़कनों को क्या करते हैं, नियंत्रित करती है, मतलब कंट्रोल करती है। क्षारीयता हृदय की जो गति होती है उसको कम करता है, जबकि अम्लता जो हृदय की गति को क्या कर देता है, मतलब बढ़ा देता है। मतलब जो बेसिसिटी होती है, जो कि क्या होती है, जो हार्ट रेट को क्या करता है, लो कर देता है, जबकि जो एसिडिटी होने पर क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। इसके बाद में जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, उसमें क्या होता है, बाईपास सर्जरी का संबंध हृदय से होता है। एस्पिरिन हृदय के समेकित रोग के लिए इलाज है। विश्व में जो पहला हृदय ट्रांसप्लांट किया गया था वो दक्षिण अमेरिका में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को किया था। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा ब्लड। तो ब्लड के बारे में जानते हैं। तो ब्लड शरीर की एक आवश्यक, इसके बगैर शरीर कुछ भी नहीं होता। तो रक्त के बारे में देखते हैं। तो रक्त क्या होता है, तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड, जिसे हम नेचुरल कोलाइड, जो कि क्या होता है, गाढ़ा होता है। और रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका जो पीएच वैल्यू का मान होता है वो 7.4 होता है, जो कि कैसा होता है, प्रकृति में क्षारीय होता है। ज़्यादा क्षारीय नहीं होता, मतलब हल्का क्षारीय होता है।
अर्थात रक्त क्षारीय होता है। और जो स्वस्थ मानव में होता है वो 5.5 लीटर मतलब 5.5 लीटर के रक्त, अर्थात उसके जो कुल भार होता है जो मानव का, उसका क्या होता है 7% भार होता है, वो क्या होता है उसका ब्लड होता है। रक्त का निर्माण जो कि कुल भ्रूण जो बच्चा होता है, जो बच्चा अवस्था में होता है, जो मेसोडर्म में होता है, तो वयस्क मानव में जो रक्त का निर्माण होता है वो तो क्या होता है किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और जो रक्त पीली या तिल्ली में जमा रहता है, जो मतलब भंडारण होता है, वो स्प्लीन में होता है। अर्थात स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी तो क्या होगा, स्प्लीन, इसे मतलब पीलिया या तिल्ली के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद में देखते हैं रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इसमें देखते हैं ब्लड, इसमें क्या होता है प्लाज्मा, जिसका क्या होता है 55 से 60% पार्ट होता है वो प्लाज्मा का होता है। नेक्स्ट जो 40 से 45 पार्ट होता है वो रुधिराणु या रक्त कण का होता है। इसमें प्लाज्मा में जो फर्स्ट होता है वो फाइब्रिनोजन और सेकंड होता है वो प्रोथैलेमिन होता है। और जो रक्त कण होते हैं उसमें ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है। तो फर्स्ट होता है आरबीसी, जिसे हम एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसे हम, इसके बाद में डब्ल्यूबीसी जिसे वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, इसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स होती है उसे हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है, तो प्लाज्मा एक रक्त की एक महत्वपूर्ण भाग होता है, मतलब ये रक्त का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसका जो 90% पार्ट होता है वो किसका होता है, तो जो जल का होता है। और जो 10% भाग होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन और तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। ये दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने मतलब जमाने में सहायक करते हैं या मदद करते हैं। इसके बाद में इसमें आता है सीरियम। जब रक्त प्लाज्मा में से जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देते हैं या निकाल लेते हैं, तो शेष बचा हुआ जो रक्त होता है वो क्या कहलाता है, वो सेरम कहलाता है। और जो सेरम होता है इसका जो क्या होता है, इसका पीले रंग का होता है, ये हल्के पीले रंग का होता है। और ये बीमारियों की जांच सेरम से की जाती है। इसके बाद में देखते हैं रुधिक्रिय मतलब कॉर्पोरेट। इसमें क्या होता है, ये रक्त का कणिकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। फर्स्ट आता है इसमें आरबीसी, जिसे हम रियल ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिका के नाम से जाते हैं। मतलब ये रियल नहीं होगा, रेड होगा, आरईडी, सॉरी ये गलत टाइप हो गया है इसलिए। इसके बाद में जो इसमें होता है रुधिराणु का जो 90% 99% होता है जो आरबीसी होता है, और जो कि 1% होता है जो कुल संख्या, इसकी जो कुल संख्या होती है जो 5 मिलियन मतलब 50 लाख के बराबर होती है। इसके बाद में जो आरबीसी में जो केंद्रक होता है तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। मतलब आरबीसी में केंद्रक तो होता है तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। तो आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 डेज होते हैं। इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो। और जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें इसका निर्माण होता है यकृत मतलब लीवर में होता है। और खराब हुई मतलब जो आरबीसी स्प्लीन खराब हो जाती है तो इसमें क्या होता है, यकृत में जाकर नष्ट हो जाती है। स्प्लीन को हम आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड जिसे हम कहते हैं। और आरबीसी का जो साइज होता है वो कैसा होता है, तो ये गोल होता है।
आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल प्रतीत होता है या लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन मतलब लोहा पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जो पुरुष मेल में हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो 149 प्रति 100 ml में होता है, जबकि फीमेल में होता है वो 130 m प्रति 100 ml में होता है। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में हीमोग्लोबिन की जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है वो कौन सा होता है, एनीमिया, जिसे हम अरक्तता नाम रोग के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आता है इसमें WBC, जिसे हम वाइट ब्लड कॉर्पुलस या सेल्स, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 8,000 से लेके 10,000 के बीच होती है। इनमें जो केंद्रक होता है और इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जबकि जो आरबीसी होती है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जबकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये सफ़ेद रंग की दिखती है। तो उसमें जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन के कारण ही जो ब्लड का रंग प्रतीत होता था वो कैसा होता था, लाल होता था, जबकि इसमें नहीं पाया जा रही, तो इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग होता है। WBC का जो आकार होता है वो अनियमित होता है, मतलब कोई फिक्स नहीं है। और WBC का निर्माण भी कहाँ होता है, तो अस्थिमज्जा में होता है। जो इसका जीवन काल होता है वो 4 दिन होता है या 1 वीक्स के लगभग होता है। इसके बाद में जो आरबीसी और WBC होती है वो कैसे किस अनुपात में होती है, तो ये 600:1 में होती है। जो आरबीसी का जो 600 होगी, जब उसके बाद में ये WBC का 1 पार्ट होगा। इसके बाद में देखते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम विषाणु नाम से भी जानते हैं, ऐसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त को बनाने या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, अर्थात ये रक्त के बहाव को रोकता है। और ये जो होता है ये कैसा होता है, रंगीन होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 4 से 5 दिन होता है और प्रति घन मीटर में इसकी जो संख्या होती है वो 2 से 3 लाख होती है। और डेंगू के जो बीमारी में इसकी संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। मतलब जो डेंगू हो जाता है तो उसमें क्या होती है, प्लेटलेट्स गिर जाती है, तो उससे क्या होता है, 80,000 से भी कम आने पर क्या हो जाता है, डेंगू बीमारी हो जाती है। इसके बाद में देखते हैं रक्त का कार्य, मतलब जो ब्लड होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसमें देखते हैं रक्त जो होता है वो कैसा होता है, उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, इनका जो क्या करता है, ये निष्कासन करता है, मतलब ये बाहर निकालता है। और जो रक्त के तापमान को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। यही कारण है कि मलेरिया बुखार में जो स्प्लीन होती है उसको प्रभावित होने का कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। इसके बाद में देखते हैं लसिका, जिसे लिम्फ, ये क्या होता है, तो ये हल्का पीले रंग का होता है, येलो कलर्ड लिक्विड होता है। इसमें जो हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और ये शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होता रहता है। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है, मतलब ये वन डायमेंशनली काम करता है, एक ही दिशा में गति करता है, अर्थात ये कोशिकाओं से हृदय की ओर रक्त की ओर जाती, मतलब हृदय की ओर जाती है। लसिका संक्रमण से बचाती है। जो लसिका होती है, जो शरीर में जो संक्रमण फैल जाता है तो उससे हमें बचाने की मदद करती है, तथा जो शरीर के अतिरिक्त जल को क्या करती है, ये अवशोषित करती है। लसिका में जो ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अधिक होती है, तो ये घाव भरने का कार्य करती है। तो लसिका एक तरह से घाव भरने का कार्य भी करती है। ये रक्त में आरबीसी तथा जो प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाई जाती और ये पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र ही प्रभावित होता है।
तो रक्त में जो स्कंदन में जो अनिवार्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, तो इसमें जो विटामिन पाया जाता है रक्त में वो कौन सा होता है, तो विटामिन के। और जो इसमें रुधिराणु होती है जो प्लेटलेट्स, उसे हम थ्रोम्बोसाइट। और जो धातु या तत्व पाया जाता है उसमें रक्त में वो होता है आयरन होता है। सॉरी ये गलत हो गया, कैल्शियम लिखा गया है, इसकी जगह पे एफ ही होगा, एफ ही होगा इसके। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिनोजन या प्रोथ्रोम्बिन, जो कि ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं जो हेमरेज। हेमरेज में क्या होता है, नसों का फटना होता है। तो इसमें जो नसों का फटने के कारण विटामिन के है, जो शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो शरीर की मृत्यु या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। रक्त के अंदर जो हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। अतः हेपेरिन को एंटीक्लोटिंग या एंटी कोगुलेंट कहते हैं। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें जो ब्लड के बारे में रहेगा, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो लैंडस्टीरर नामक विद्वान ने की थी। तो रक्त की खोज लैंडस्टीरर नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। हालांकि कुछ जो रक्त समूह की संख्या, इसमें जो कुल रक्त समूह की संख्या होती है वो 33 होती है। इसमें जो मानव में मुख्य रूप से 4 प्रकार का रक्त पाया जाता है, समूह पाई जाती है। और रक्त समूह की विभिन्नता के कारण जो आरबीसी में पाए जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसे हम लैंडस्टीनर या एंटीजन नाम दिया था। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए तथा बी। इसी एंटीजन के आधार पर रक्त को 4 भाग में बांटते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है एंटीजन ए होगा, उसमें ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। और जिसमें एंटीजन बी होगा वहाँ ब्लड ग्रुप बी होगा। और जिसमें एंटीजन ए बी होगा वहाँ पर ब्लड ग्रुप ए बी होगा। और जिसमें एंटीजन नहीं होगा वह ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो वो ब्लड ग्रुप ओ होगा। और जो सर्वदाता होता है वो क्या होता है, तो ओ नेगेटिव। और जो कि सर्वग्राही होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। इसमें देखते हैं रक्त के जो प्लाज्मा में भी एक प्रकार को प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी बीमारी से रक्षा करता है, मतलब हमें बीमारी से लड़ने में सहायता करता है। एंटीबॉडी का निर्माण है वो लिम्फोसाइट करता है। इसके बाद में देखते हैं इसमें उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक इसमें उत्सर्जन तंत्र रहेगा। तो इसमें क्या होगा, उत्सर्जन के तंत्र के बारे में जानते हैं। तो उस ये क्या करता है, शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो खराब पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, या उसे उत्सर्जन कहते हैं। और अंगों का जो वैसा समूह जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है उसे उत्सर्जन अंग कहते हैं। इसमें जो मानव के जो प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है, फर्स्ट है फेफड़ा, जो कि शुद्ध रक्त को बाहर निकालता है और अशुद्ध रक्त को अंदर आता है। इसके बाद में देखते हैं सेकंड आंत, थर्ड होती है इसमें यकृत, और फोर्थ होती है वो त्वचा, और जो फिफ्थ होती है वो वृक्क होते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं फेफड़ा। तो ये क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा वाष्पशील जो पदार्थ होता है उनका क्या करता है, उत्सर्जन करता है। मतलब जैसे हम अंदर ऑक्सीजन लेते हैं तो बाहर क्या निकलती है, तो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और जो बड़ी अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ जैसे यूरिया, उसको क्या करता है, ये कम खतरनाक पदार्थों में बदलकर उसके उत्सर्जन के प्रमुख भूमिका निभाने में कार्य करता है। और जो त्वचा होती है वो क्या करती है, हमारे जो पसीना तथा जो सीबम होता है क्या क्या करता है, उसका उत्सर्जन करता है। इसके बाद में जो थर्ड होता है, इसमें थर्ड नहीं, ये फिफ्थ होता है, मतलब ये वृक्क। ये क्या करता है, ये सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग है, इसकी संख्या 2 होती है। और जो इसका आकार होता है वो सेम के बीज के समान होता है। और ये ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के जो बाहर की ओर स्थित होते हैं। तो प्रत्येक वृक्क का जो भार होता है लगभग वो 140 ग्राम होता है। वृक्क के बाहरी अंग को
क्या कहते हैं बाहरी भाग को? कॉर्टेक्स। जबकि जो आंतरिक भाग होता है को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और वृक्क के जो आंतरिक प्रवेश द्वार को हाइलम हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 नसें होती है, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। वृक्क की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन्स होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन के मुंह पर एक कटोरी या प्यालेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। और जो बोमेन संपुट ही रक्त को क्या करता है? छानता है, या निस्पंद जिसे हम बोल सकते हैं, और अटर फिल्ट्रेशन करता है। बोमेन संपुट पदार्थों का पुनः अवशोषण करना शुरू करता है। और जो वृक्क में रक्त को छाना जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अपवहन या डायलिसिस कहा जाता है। अपवहन की क्रिया में क्या होती है? परासरण विधि होती है, मतलब ऑस्मोसिस, जिसमें क्या होता है? जो उच्च सांद्रता वाले से क्या होता है? निम्न सांद्रता वाले की तरफ क्या होते हैं? मूव होते हैं। इसके में जो आप में जो इसमें पॉइंट रहेगा वो मूत्र या यूरिन के जो निर्माण में वृक्क कार्य करता है। इसमें 95% जल तथा 2% होता है वो क्या होता है? यूरिया होता है। मूत्र का जो पीएच वैल्यू होती है वो 4.8 से लेकर 8.4 के बीच होती है। मतलब मूत्र की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होता है। जो मूत्र का वो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, और जबकि जो मल का पीला रंग होता है वो बिलीरुबिन वर्णक के कारण होता है। वृक्क अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन मूत्र के माध्यम से कर देता है, जबकि जो वृक्क के जहरीले पदार्थों के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है, मतलब इन्हें इनएक्टिव कर देता है। वृक्क में जो पाए जाने वाला वो पतरी स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। इसके बाद में देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट वो रहेगा जो नर्वस सिस्टम के बारे में रहेगा। तो नर्वस सिस्टम के बारे में देख लेते तो नर्वस जो तंत्रिका तंत्र होता है वो शरीर का वह अंग है जो सोचने समझने और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो मस्तिष्क मतलब ब्रेन या मेरुरज्जु, जिसे हम स्पिनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क जो ब्रेन का वजन होता है वो 1350 से 1409 ग्राम होता है। ये सूचनाओं का आदान प्रदान तथा तापमान और भूख प्यास में जो का होता है उस पर क्या करता है? कंट्रोल या नियंत्रण करता है। और मस्तिष्क जो क्रेम नमक जो हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। इन हड्डियों को के मस्तिष्क मेनिजेज जो होती है, जो 3 परत की झिल्ली होती है, इन हड्डियों के अंदर मस्तिष्क मेनिजेज नामक झिल्ली से ढका होता है। जो मानव का मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका तंत्रों का या तंत्रिका कोशिकाओं का क्या होता है? बना होता है, जिसमें पुनरुत्थान भवन की क्रिया नहीं पाई जाती है, जिसके कारण कभी कभार क्या होता है? जब चोट लग जाती है तो मृत्यु हो जाती है मनुष्य। इसके बाद में तंत्रिका कोशिका में जो पूर्ण निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, मतलब जन्म से ही इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर वयस्क ये उसके बाद में जो वृद्धावस्था आती है उसमें भी ये इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, जिसे हम एक्सॉन विभाजन नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम या तारक का नहीं पाया जाता है। तंत्रिका तंतु जिसे हम नस या साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स के जो अंतिम छोर पर गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं, और एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन आवेश संचरण के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखते हैं ब्रेन के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो अग्र पार्ट जिसे हम फ्रंट मस्तिष्क, इसके बाद में मध्य मस्तिष्क और उसके बाद में पश्च मस्तिष्क। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अग्र मस्तिष्क में क्या आता है? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और जो मध्य मस्तिष्क होता है इसमें क्या होता है?
इसमें होता है कार्पोरा और सेरिब्रल, जिसे हम पेंडिकम, और इसमें होता है जो मेडुला ऑब्लिंगेटा। और इसमें एक एक के बारे में देखते हैं। इसे हम प्रेमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सेरिब्रम होता है। इसे हम प्रेमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है, मतलब सबसे बड़ा और डेवलप्ड पार्ट होता है। और ये मस्तिष्क के जो कुल मस्तिष्क का 2/3 पार्ट्स होता है, मतलब 66% जो पार्ट होता है। इसका मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, जो स्मृति ज्ञान, हमें जो मेमोरी होती है उसको याद दिलाने में, और बुद्धिमान और जो चिंतन होती है और इच्छा शक्ति को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है सेरिब्रम। स्मरण शक्ति को भी हम कॉर्टेक्स में नापते हैं। जो स्मरण शक्ति होती है, वो स्मरण शक्ति होती है, उसको नापने में जो इकाई यूज लेते हैं वो कॉर्टेक्स में लेते हैं। इसके बाद में इसमें आ जाए थैलेमस। ये क्या होता है, ठंड, गर्मी और जो दर्द को बताता है, अर्थात ये बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान कराता है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है इसका जो हाइपोथैलेमस। ये पीयूष ग्रंथि के जो समीप पाया जाता है, और ये अतः स्त्रावी ग्रंथि से होने वाले स्त्राव जो भाव होते हैं उसको क्या करता है, नियंत्रण करता है। नोट इसमें देखते हैं, जो हाइपोथैलेमस होता है वो ताप नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। ये ताप को नियंत्रण करने का कार्य करता है। ये मोर्टार ग्लैंड्स को नियंत्रित करता है, और ये शरीर के अंदर रक्तचाप, तापमान, भूख प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा, नींद आदि को कंट्रोल करता है। अतः ये आंतरिक तापमान को नियंत्रित करता है। जब शरीर के अंदर जो तापमान बढ़ता है या पसीना निकलने का जो आदेश देता है, वो हाइपोथैलेमस को इमोशनल सेंटर कहा जाता है। जो इसके बाद में जो कार्पोरा होता है, ये देखने तथा सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके बाद में जो सेरिबल होता है, सेरिबल पेंडिकल, ये ब्रेन का स्पिनल कॉर्ड को जोड़ता है। जो हमारी गर्दन होती है इसमें ये स्पिनल कॉर्ड होता है, इसको जोड़ने में ये कार्पोरा सहायता करता है। और जो सेरिबेलम होता है, ये शरीर, ये मतलब जो ब्रेन का जो दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, और जो पहला सबसे बड़ा भाग होता है वो प्रेमस्तिष्क होता है, और जबकि जो दूसरा होता है वो क्या होता है, सेरिबेलम होता है। ये संतुलन बनाने तथा ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। और इसके बाद में देखते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, तथा ये उपापचय, हृदय धड़कन और आहार नाल में पाचन तथा क्रमानुकुंचन जो गति होती है उसको नियंत्रण करता है। इसके बाद में इसमें आता है मेरुरज्जु, जिसे स्पिनल कॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसे रीढ़ की हड्डी में अवस्थित होता है। इसे द्वितीय ब्रेन या सेकंड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये मस्तिष्क में जाने वाले जो उद्दीपन, जो सिग्नल होते हैं, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। अर्थात ये सिग्नल्स का संवहन, मतलब ट्रांसपोर्ट का भी ये कार्य करता है। तो मेरुरज्जु क्या होता है, एक प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करती है। इसके बाद में जो इसमें देखते हैं, जैसी बेसिक क्रिया होती है, मतलब अतिशीघ्र तथा अनैच्छिक रूप से होती है, उसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मतलब जैसे छींक आना, पलक झपना और जमाई लेना, और लार का टपकना, गर्म वस्तु पर हाथ पड़ने पर अचानक हटा लेना। तो ये क्या होती है, ये प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर आती है, जो कि ये क्या होती है, अनैच्छिक होती है। मतलब हम अपनी इच्छा के अनुसार ये नहीं करते हैं ये। इसके बाद में जो स्पिनल कॉर्ड में होती है वो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, जबकि जो मस्तिष्क में होती है वो 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इसके बाद में इसमें नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसे हम जनन तंत्र या प्रजनन तंत्र जिसके नाम से हम जानते हैं इसे। तो इसमें देखते हैं, जो अपने समान जो संतान उत्पत्ति की क्रिया होती है उसे ही हम जनन कहते हैं। और जनन की जो क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सॉरी, ये नीचे ये गलत टाइप हो गया है, ये हट जाएगा, यहाँ पर सेक्सुअल रह जाएगा ओनली। इसमें जो फर्स्ट होती है मादा जनन तंत्र। मादा में वैसे अंग जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें मादा जनन अंग कहते हैं।
तो इसमें देखते हैं अंडाशय आता है। इसमें सबसे पहला इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। इसका मुख्य कार्य होता है वो अंडा निर्माण करना। अंडाशय से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इसमें फर्स्ट है एस्ट्रोजन, जो कि ये हार्मोन होता है जो मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि टाइम पीरियड होता है इसको कंट्रोल करता है। और जो सेकंड होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, जो ये स्तन विकास, जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं या फिर गर्भधारण करने में क्या होता है, सहायक होता है। इसके बाद में जो थर्ड हार्मोन होता है वो रिलैक्सिन होता है। ये हार्मोन प्रसव जो डिलीवरी के लिए सहायक होता है। ये यूटेरस के जो मार्ग को चौड़ा कर देता है। इसके बाद में जो सेकंड आता है वो अंडवाहिनी, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये नली के समान की संरचना है जो ओवेरी को यूटेरस से जोड़ती है। जो ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी में ही संपन्न होती है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में ही जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। जो नर युग्मक को जो शुक्राणु कहते हैं, वे ही शुक्राणु जो जनन क्रिया में भाग लेते हैं, जिनकी पूंछ होती है। प्रत्येक शुक्राणु में 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और मादा युग्मक जो अंडाणु होते हैं, ओवम होते हैं। अंडाणु का आकार जो स्पर्म से बहुत बड़ा होता है। अंडाणु गोल आकार का होता है। इसमें भी 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अंडाणु के बाहर का जो आवरण होता है वो कोरोना रेडियोटा होता है। कोरोना रेडियोटा के जो अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लिसोडा कहते हैं। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट नर जननांग। तो नर के शरीर का वह पार्ट जो जनन की क्रिया में भाग लेता है वो नर जननांग होता है। इसमें फर्स्ट आता है वो वृषण होता है। तो ये क्या करता है, तो इनकी संख्या 2 होती है जो शरीर के बाहर होता है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या करता है, जो स्पर्म तथा जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उनका निर्माण करता है। जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये उत्तेजना पैदा करता है और तथा शुक्राणु के निर्माण में प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है वो पार्टिसिपेट करती है। इसके बाद में इसका सेकंड पार्ट होता है वो अधिवृषण होता है। ये वृषण से ही जुड़ा हुआ रहता है। इसका कार्य भी क्या होता है, जो परिपक्व जो म्यूचर स्पर्म होते हैं उनको संचित रखता है, मतलब इनको स्टोर करता है। इसके बाद में जो थर्ड होता है इसमें बेस्ट डिफरेंस, ये पतला नस होता है। ये पतली नस होती है जिसके माध्यम से शुक्राणु पेनिस तक पहुंचते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है वो यूटेरस होता है, जिसे गर्भाशय जो भ्रूण का विकास यूटेरस में होता है। और यूटेरस का जो आकार होता है वो थैली के समान होता है। यूटेरस में बनने वाला जो भ्रूण होता है बच्चा मतलब का सबसे पहले जो होता है, जो किसका निर्माण होता है, इसमें हृदय बनता है। यूटेरस के अंदर जो भ्रूण होता है बच्चा, उसे इम्योटिक सेक नामक झिल्ली से ढका होता है। भ्रूण को जो भोजन मिलता है वो किसकी सहायता से मिलता है, तो वो गर्भनाल जिसे बोलते हैं या प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे को भोजन मिलता है गर्भ के अंदर। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में जो Fe या कैल्शियम की जो कमी होती है, मतलब आयरन और कैल्शियम की कमी होती है। जुड़वा बच्चे तब होते जब एक शुक्राणु 2 अंडाणुओं से फर्टिलाइजेशन कर ले, मतलब निषेचित कर दे। अब इसके बाद में देखते हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होती है। दोनों मिलकर क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। मतलब उसके बाद में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन की जो वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है, इसमें जो क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। मतलब जाइगोट मतलब युग्मनज बनता है। देन उसके बाद में युग्मनज थोड़ा विकसित मतलब डेवलप होता है। उसके बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो जिसे हम भ्रूण के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में जब भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, तो वो यूटेरस के अंदर क्या होता है, भ्रूण या शिशु बॉडी का निर्माण होता है। गर्भावस्था के दौरान जो मासिक चक्र रुक जाता है, मतलब जब जिस प्रकार मतलब ये क्रिया संपन्न होती है तो उसमें मासिक चक्र बंद हो जाता है। देन इसके बाद में समझते हैं जो ट्विंस बेबी होते हैं, मतलब जुड़वे बच्चे, उसमें क्या होता है, जो इसमें आइडेंटिकल होता है वो क्या होता है, 1/3
प्लस में 1 ओवम। इसमें क्या होता है 1, एक तो अंडाणु होता है, एक क्या होता है इसमें 1 स्पर्म, इसमें एक शुक्राणु होता है। तो कुछ दिन बाद टूटकर ये 2 पार्टों में बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है एक डीएनए और फेस दोनों सेम होते हैं। इस प्रकार के इसमें तो क्या होते हैं सेम होते हैं, मतलब इसमें लिंग होते हैं वो सेम होते हैं और डीएनए और फेस दोनों सेम होते हैं। और जो इनके फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट्स होते हैं, मतलब, और इसमें इसे मोनोजाइगोट कहते हैं। और इनकी संख्या बहुत कम, मतलब 1/3 होती है। मतलब इसके बाद में जो होता है वो होता है प्रेटल, जिससे में क्या होता है 2 ओवम होता है और 2 स्पर्म होता है, मतलब 2 अंडाणु और 2 शुक्राणु। इसमें क्या होता है सेक्स और डीएनए और फेस होते हैं, इसमें जो सभी क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं। और इनमें जो जाइगोटिक कहते हैं इनकी जो संख्या होती है वो बहुत अधिक, मतलब 2/3 से भी अधिक होती है। इसके बाद में देखते हैं परनली शिशु, ये किस प्रकार संपन्न होती है ये क्रिया। तो इसमें जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं, इसमें क्या होता है जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर न कराकर बाहर परनली में कराई जाती है तो उसे